आप सब कैसे हैं? हाउ डू यू फील? यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? वहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंज है? कामनेस, शांति। शांति किसे कहते हैं? कुछ करना नहीं है, खाना पीना सोना है बस ना। अभी आप ना आधे घंटे के लिए ना अपना मोबाइल साइलेंस मोड में डाल दो, है ना, मतलब बजे नहीं है ना, और उसको बजने मत देना ना। हम में से कोई मोबाइल के साथ पैदा हुआ था क्या? हुआ था? कोई भी मोबाइल के साथ पैदा हुआ नहीं हुआ ना। तो आप 1 घंटे के लिए मोबाइल को साइलेंस मोड में डाल दो, ठीक है। जस्ट बी हियर, राइट, नॉट इन मोबाइल। 20 साल पहले मोबाइल था, लाइफ थी, और आज मोबाइल लाइफ हो गई है ना, राइट। तो चलिए अभी मैं देखता हूँ, अगर इफ आई नीड देन अदरवाइज जस्ट टॉक लाइक विद देम, ओके। विषय है साइंस ऑफ राजयोग मेडिटेशन, है ना। राजयोग मेडिटेशन जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, उसका साइंस क्या है, उसके पीछे क्या विज्ञान है ना। उससे पहले कि मैं साइंस के बारे में बात करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप साइंस का प्रैक्टिकल प्रूफ्स देखें, है ना। राजयोग मेडिटेशन से क्या फ़ायदा होता है, हाउ इट कैन चेंज ए पर्सन। तो पहले मैं चाहूँगा जगदीश भाई आ जाएं। ये एक उद्योगपति हैं, ऊंझा है ना यहाँ पर गुजरात में, वहाँ से एक उद्योगपति हैं, और ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बैठे, एक माइक दे दीजिए इनको, कि राजयोग मेडिटेशन का प्रूफ क्या है, हाउ इट कैन चेंज अवर लाइफ्स, ओके। ये जीरा छानने की मशीन इक्विपमेंट होता है ना, जीरा और दूसरे मसाले छानने का इक्विपमेंट, उसकी मशीन बनाते हैं। अब बताएंगे आपको क्या। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम जगदीश भाई पटेल, ऊंझा गुजरात से आता हूँ। आज से 14 साल पहले मेरे को हार्ट अटैक आया था। तो हमने 2009 में इनको हार्ट अटैक आया। तो हमने स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी कराई, अहमदाबाद में हॉस्पिटल। तो इसमें 5 ब्लॉकेज निकले, एक 100%, एक 95% और 3 70%। और मेरा हार्ट ये जो EF है वो 25% था। EF का समझते हैं मतलब? EF मीन्स कंट्रैक्शन पावर ऑफ द हार्ट। नॉर्मली 60%, 60 to 65% होती है, पर इनका हार्ट की पंपिंग पावर वॉज ओनली 25, बिकॉज इन दैट हार्ट अटैक लॉट ऑफ पार्ट ऑफ द हार्ट वॉज डैमेज्ड। हार्ट अटैक आया तो जो 100% ब्लॉक हुआ ना, तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक गई और वो हिस्सा डेड हो गया, है ना। और मेरे को 34 साल से डायबिटीज़ था। वो शुरू में डायबिटीज़ 500, 525, 450 इतने तक रहा, और 40 यूनिट में इंसुलिन लेता था। उसके बाद भी इतनी शुगर रहती थी? हाँ, 40 यूनिट में इंसुलिन लेता था। फिर जब मेरे को हार्ट अटैक आया, एंजियोग्राफी कराई, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन हमने ऑपरेशन, और डायबिटीज़ ज़्यादा थी इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाया। और फिर यहीं डॉक्टर गुप्ता सर को मैंने दिखाया, और वो केयर प्रोग्राम होता है 7-8 दिन का, CAD प्रोग्राम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वो अभी चालू है। तो हमने वो केयर प्रोग्राम अटेंड किया, और एक केयर प्रोग्राम के बाद दूसरा केयर प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। तब सर ने मेरे को चेक किया, मेरा EF जो 25% था वो 55% हो गया मतलब यू कैन रीजनरेट द हार्ट मसल। नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, मतलब 5 अगर हम स्टेम सेल थेरेपी करते हैं तो उसके बाद भी हार्ट की मसल, मतलब 5% मुश्किल से इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है आफ्टर डूइंग स्टेम सेल थेरेपी, विच कॉस्ट यू 5 to 10 लाख रुपीज़। तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं, उसमें काफ़ी रिएक्शंस भी होते हैं। बट इसमें 3 महीने में ही इनका हार्ट की पंपिंग जो इजेक्शन फ्रैक्शन था वो ऑलमोस्ट बिकम नॉर्मल, बिकॉज 55 to 60% नॉर्मली होता है, 55 to 65% नॉर्मल है। तो ही कुड अचीव दैट फंक्शन विद इन 3 months। ही कुड रीजनरेट हार्ट मसल विद मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। और जो मैं 500 पैदल चल नहीं सकता था, वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक चलने लगा था 3 महीने में ही। 3 महीने में। और जो मेरा जो इको किया
उसमें मेरा जो ब्लॉकेज था वो थोड़े थोड़े कम हुए थे। एंजियोग्राफी। हाँ, तो वो वहीं कम हुए थे। फिर सर ने मेरे को वो खाना पकाने की वो जिम्मेवारी दिया। ऐसा तो ये इनको इंडस्ट्रियलिस्ट ना, तो इनको खाना तो बनाना नहीं आता था। हार्ट की पंपिंग बहुत मुश्किल तकलीफ थी इनको। हमेशा कितनी बार दाखिल होना पड़ता था साल में? साल में 3 महीना 4 महीना हॉस्पिटल में रहता था। मतलब इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा, बिकॉज डायबिटीज़ वॉज सो हाई, तो इनको बार बार डायबिटीज़ के कारण, अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से इनको बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता था। मतलब 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, मतलब 3 महीने, 2-3 महीने इनको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था हर साल। तो कितने पैसे खर्च होते थे उस समय एक साल? 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो अकॉर्डिंग टू कितना स्टे होता है ना, दैट वाज हिज प्रॉब्लम। तो बट उसके बाद क्या हुआ? 14 साल में क्या हुआ? जब से जो केयर प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, वो खान पान चालू किया, आज तक कभी डॉक्टर के पास मैंने गया। दैट वाज हिज रेगुलर रूटीन, गोइंग एवरी ईयर। और इनका जो, जब ये मुझे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी कि हम लोगों का स्पेशल खाना बनता है। जो दिल वाले मतलब हार्ट पेशेंट्स, इनको दिल वाले कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये इनका जो है खाना स्पेशल होता है। आप लोग जो खा रहे हैं वो ऐसा खाना नहीं होता, इनका स्पेशल खाना बनाया जाता है। लो फैट, हाई फाइबर, बैलेंस डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, प्रॉपर ढंग से बनाया जाता है। उसमें एक अमाउंट फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितनी है, एक्यूरेटली हर विटामिन है, मिनरल्स है, नेचुरली इनको अवेलेबल हो, वो बनाया जाता है। तो हमारे सामने एक समस्या, अभी तो खाना तो हमारा मांस में बनता है ना, कितने लोगों का मांस, आपका खाना भी शांतिवन से आ रहा है, तो खाना जो है एक मांस बनता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा तो खाना विशेष होता है, तो हमारा खाना स्पेशल तरह से बनाना पड़ता है। तो हमें हमेशा प्रॉब्लम होती थी कि खाना कैसे बनाए। तो हम लोग सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं 4 से 5, आपको लोग कर रहे हैं 4 से 5। तो मेडिटेशन करने के बाद क्या होता है, यू हैव क्लेयरवॉयंस। पता है क्लेयरवॉयंस क्या होती है? व्हाट इज क्लेयरवॉयंस? यस, क्लेयरवॉयंस होता है कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वी ऑलवेज हैव सम क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, आवर ओन प्रॉब्लम्स। यस, प्रॉब्लम्स होती है ना, बट वी आर कन्फ्यूज्ड, वी डोंट गेट क्लियर आंसर्स। इमीडिएटली क्लियर आंसर मिलते हैं? नहीं मिलते ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे मेरे सामने क्लैरिटी क्या थी, मेरे सामने प्रॉब्लम थी कि हम लोगों की इंटरवेंशन, मैं स्कॉट्स में था पहले, स्कॉट हार्ट दिल्ली में था, तो हम लोगों की एंजियोप्लास्टी करके भेजते थे, स्टेंट लगा के भेजते थे, और कुछ दिनों बाद फिर 6 महीने में बंद हो जाते थे। किसी को हार्ट अटैक, तो पहले जो हार्ट अटैक 60-70 में आता था, 35 साल में आना शुरू हो गया था हमारे टाइम में, वहाँ पर 90s की बात बता रहा हूँ। तो लोगों को तकलीफ़ होती थी। कई लोगों के हार्ट की ब्लॉक्स इतने डिफ्यूज़ होते थे कि उनकी 10-15 ब्लॉक भी हैं, कि तो उनके हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन 60%। उसके बाद इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल ब्लॉकेजेस उनको हार्ट अटैक नहीं आया, और हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन 60%, मतलब हार्ट इज फंक्शनिंग नॉर्मली विद सो मेनी ब्लॉकेजेस। और किसी के आर्टरी में सिर्फ 40% ब्लॉक है, और 40% ब्लॉक क्रैक हुआ, क्लॉट बना, 100% ब्लॉक हुआ और हार्ट अटैक आया, हार्ट की इजेक्शन 25% रह गई, 20% रह गई। तो काफ़ी सारी एनोमलीज होती है ना। एनोमलीज नेचर को समझना बुकिश नॉलेज नहीं है ना, इट इज़ नॉट ओनली बुकिश, पर एग्जैक्टली व्हाट इज, हाउ द बॉडी इज हैंडलिंग दोज ब्लॉकेजेस, हाउ द बॉडी इज हैंडलिंग दोज डिजीजेज इन द बॉडी या इन द माइंड ऑल्सो। कैसे, किसी की कैपेसिटी क्या है, किसी की कैपेसिटी क्या है, हर एक की एंड्योरेंस अलग अलग है ना। बॉडी की एंड्योरेंस अलग है, फिजिकल एंड्योरेंस अलग है, साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस अलग है, इमोशनल एंड्योरेंस अलग है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग है, इजंट इट। तो वो कैसे परिवर्तन होती है। तो इनका जैसे हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन 25% थी, तो इनको, और हमारे सामने समस्या थी, तो हम सुबह सुबह अमृत वेले जब योग करते हैं उस समय हमें क्लियर वॉयंस होती है, मतलब क्लियर विजन होती है। सपोज मेरे सामने प्रश्न था कि हम क्या करें, हमें हर महीने प्रोग्राम होता है, हर महीने वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन कुक फूड फॉर हार्ट पेशेंट्स, रेगुलर नहीं मिलता था। तो मुझे उस दिन ये सुबह सुबह क्लियर वॉयंस में हुआ कि मुझे ऐसे परमात्मा से टचिंग होती है ना, टचिंग सिक्स सेंस होती है ना, तो 6 सेंस मुझे क्लियर हुआ कि भी नहीं, इनको ये जो आएंगे ना, आज आने वाले हैं, तो इनको बोल देना कि आप ये प्रोग्राम, ये खाना बनाएंगे। मैं ये खाना बनाएंगे, मैंने कहा इसको तो कभी इसने खाना बनाया नहीं होगा, तो ये तो इसको सारा दिन तो फैक्ट्री में बिजी रहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में बिजी रहते हैं, कभी इन्होंने खाना बनाया नहीं। पर हार्ट की पंपिंग 25% माना, 25% होता है, चलना है मुश्किल होता है, उसको हाँफ जाता है वो। डायबिटीज़ इतनी पूरी तरह से अनकंट्रोल रहती है ना,
डायबिटीज़ कंट्रोल में, हाथ पैर की न्यूरोपैथी है इनको हाथ पैर में, तो कैसे करेंगे? तो जब मेरे पास आए सुबह तो मेरे को कहा कि मेरी हार्ट की पंपिंग 55% हो गई, मैं अब इतना अच्छा पगार पा रहा हूँ, इतना अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, सारी बात मेरे को, मैं वॉकिंग कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब हमारे पास आए थे तो 50 मीटर 100 मीटर चलने में थक जाते थे, रुक जाते थे, बैठ जाते थे। तो अभी जो है इनकी हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन इतनी बढ़ गई थी, और प्लस ये वॉकिंग कर रहे थे, कहते हैं 5 किलोमीटर रोज चल रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा तुम्हारे पैर कैसे हैं? पैर भी अच्छे हैं। तो मैंने कभी खाना बनाया आपने? कहते खाना तो नहीं आता मेरे को बनाना। तो फिर मैंने कहा कि ये तो परमात्मा ने टचिंग की है। तो मैंने कहा क्योंकि ये बहुत अच्छे हो गए थे, तो मैंने कहा तुम खाना बनाओगे? कहते हाँ, आप जो कहोगे वो करेंगे, है ना, आप जो कहेंगे वो करेंगे। मैंने कहा पेशेंट्स का खाना बनाओगे? अब किसी उद्योगपति को आप बोलो जिसको खाना बनाना नहीं आता हो, तो आप खाना बनाएंगे? किसी को बोल सकते हैं आप? क्योंकि मेरे को सुबह सुबह क्लियर विजन हुई थी कि ये व्यक्ति का चेहरा देखा, है ना, ये तो ज़्यादा मैं जानता भी नहीं था इनको। तो ये मेडिटेशन की क्या मतलब, क्या मैजिक होता है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जैसे इनके देखा तो ये इनका ऐसा हुआ, और मैंने बोला, कहते हाँ मैं बनाऊँगा। बिकॉज हिज लाइफ वॉज चेंज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। लाइफ बदल गई ना। जो इज यूज टू थिंक कि मैं तो बीमार हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जीवन ही ख़राब हो गया, अब हार्ट अटैक भी आ गया, अब बाईपास हो नहीं सकता है, बिकॉज मेरी डायबिटीज़ अनकंट्रोल था, शुगर भी इनकी कंट्रोल हो गई थी, 40 यूनिट इंसुलिन भी छूट गई थी, और इनकी शुगर तब 100 से 150 के बीच में रहती थी, खाने के बाद भी 150 नॉर्मल होते ना 150 तक तो, और गोली पे सिर्फ इंसुलिन छोड़ चुके थे। तो ये भी बात कंट्रोल, हमारे सामने जो 3-4 प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। तो ही बिकेम सो मच मोटिवेटेड कि मैं खाना बनाऊँ। वेट भी कम हो गया, 25। इनका वेट था 102 किलो, और जब आए तो कितना 85 kg था पहली बार जब। 17 किलो ने वेट लॉस होकर लिया था। इनका चेहरा पहले देखें, पहले वाले देखें तो मोटे थे, बीस थे ना। और अभी कितना वजन है आपका? अभी 52 kg है ना। 50। ताकत कितनी है? सब खाना पका दे, पतीला उठा से। तो मतलब ये जो इनकी, तो फिर क्या आगे चलो आप बताओ। तो मतलब इन्होंने फिर कहा मैं खाना बनाऊंगा। फिर उन्होंने जो भी कैसे, मुझे पता नहीं कैसे खाना बनाना सीखा, क्या किया, बट ही स्टार्टेड, इन्होंने जिम्मेवारी ली तभी से। और वो बात है 2009 की बात। कौन से महीने की? और मार्च महीना हुआ। मार्च महीना था। और 2009 से लेकर आज तक कितने प्रोग्राम हो गए? 95 प्रोग्राम्स अब तक, तब से अब तक 95 प्रोग्राम्स कंटिन्यू, एक प्रोग्राम भी मिस नहीं किया लगातार। ही हैज़ बिन कुकिंग फूड फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। कितने? ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, है ना। न जो भी प्रोग्राम आए हमारे घर पे, लौकिक में किसी ने शरीर छोड़ा, किसी की शादी भी हुई, बच्चे भी पैदा। वो बाबा ने 2 प्रोग्राम के बीच में सेट किया, 13-14 साल में 2 प्रोग्राम के बीच में किसी ने शरीर छोड़ा। 2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। मतलब फिर भी 13 साल तो हुआ ना, 15 निकाल लो, 13 तो होगा ना। तो 13 साल में इन्होंने एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया। तो कोई भी प्रसंग आया, बाबा ने 2 प्रोग्राम के गैप में, है ना, गॉड। इस तरह से हुआ कि इनके 2 प्रोग्राम के बीच में डेट थी उसकी, है ना। प्रोग्राम के दौरान कभी कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने खाना, अब देखो कितने लोग अभी हमारे पास आए हुए हैं, 200 पीपल, ऑलमोस्ट 200 पीपल। 200 लोगों का मतलब जो है खाना बनना, उसको प्रॉपर ढंग से बनाना, नाप के बनाना, और परमात्मा की याद में बनाना, और कैसे, और खाना बनाने खिलाना भी। सुबह 3:30 से 3:30 बजे से उठ जाते हैं, और रात को 10:30-11 बजे तक काम करते हैं, लगभग नॉन स्टॉप। कैन यू इमेजिन ए हार्ट पेशेंट। और ब्लॉकेज क्या हुआ? ब्लॉकेज सब निकल गए, ब्लॉकेज भी सब निकल गए, डायबिटीज ठीक हो गई, ये कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। नहीं पूरा सामान्य गोली, एक गोली खा के ठीक रहता है ना। मैं डायबिटीज बहुत लोगों की रिवर्स हो गई, मतलब टोटली भी खत्म हो गई, टोटली भी खत्म। इनका मेरा पेनक्रियास ही खराब हो गया, इनका पेनक्रियास ही खराब हो गया था। पेनक्रियास में स्टेंट लगवाना पड़ा था इनको ना। तो आप सोच सकते हैं कि व्हाट जो आप सीखने आए हो ना, वो क्या है, व्हाट इज दैट। इफ यू डू इट विथ सिंसियरली, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या हो सकता है, हाउ व्हाट कैन यू डू विद योरसेल्फ। मानसिक स्थिति कैसी थी?
मन की स्थिति कैसी थी मन की स्थिति पहले तो मतलब वो मटेगा नहीं मटेगा क्या होगा वही चलता था। लौकिक मतलब का जो घर में भी चिंता रहती थी कि क्या होगा कैसा होगा। बच्चे मतलब अब घर वाले क्या बोलते, तुम हर महीने आ जाते हो, क्या घर वाले क्या बोलते हैं? अब घर वाले जब प्रोग्राम 10 तारीख होता है 9 तारीख को बैग तैयार करके रख देते हैं कि आप जाओ सेवा करो। तो कहते हैं नहीं तुम वहाँ जाके एक 10 दिन 9 दिन जाते हो तो आप सारा साल ठीक रहते हो, है ना। तो हम तो अच्छी बात है ना, तो उनके लिए अच्छा है ना? बच्चे खुश हैं। अभी कितनी उम्र हो गई? 69 की एज हो गई। पर एनर्जी कितनी है? एनर्जी तो आप बोलो। अच्छा अभी हमारे ऊंझा से जो अंबाजी टेम्पल है ना वो 100 किलोमीटर लगता है। हमने 3 दिन में पूरा किया 100 किलोमीटर पैदल। और जो गब्बर है ना, गब्बर अंबाजी गब्बर है वही गब्बर जानते हैं आप लोग? एकांत शक्तिपीठ है, उसका स्टेप है 1970। सवा घंटे में 1970 स्टेप्स है। सवा घंटे में हमने तय किया, मतलब 150 माला सवा घंटे में क्लियर कर दिया। एक हार्ट पेशेंट इतना चढ़ गया ऊपर। तो मेरे साथ 22 साल के 2 लड़का, एक 22 एक 25 साल का लड़का था। वो बोले अंकल धीरे चलो, मैं चलता गया। तो यू कैन व्हाट यू कैन डू विद राजयोग मेडिटेशन, क्लियर हुआ आपको? या खाली आप सोच रहे हो वैसे ही वैसे बैठे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा इधर ध्यान करते हैं, थोड़ा इधर सोचते हैं इधर। सो इफ यू फोकस ऑन दिस ना, तो क्या कर सकते हो, हाउ योर लाइफ कैन चेंज। ठीक है, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। 69। और बीमार कितनी उम्र जब आए थे, तब कितने साल के थे? तब थे 54 55 के। तब इनको हार्ट अटैक आया था। ठीक है, ओके। तो चलो मेरा खाना चालू ही इनको बीच में से बुलाया मैंने। मैंने कहा भाई आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रखेंगे तो क्या होगा कि आपकी चेंज दुनिया में, मतलब आप रियल में फील करेंगे क्या कर सकते हो पर्सनल लाइफ में, व्हाट कैन यू अचीव, है ना। क्योंकि मैंने 83 में मैंने IAS किया, है ना। IAS पर मैं ज्वाइन नहीं किया, IAS पास किया बट आई डिड नॉट ज्वाइन, है ना। मैं अकेला लड़का था हमारी MBBS, आफ्टर MBBS किया था ना हमने, हम लोग उसमें 5 लड़के सिलेक्ट हुए थे, IAS पास किया था हमारे ग्रुप में। MBBS का जो पूरा ग्रुप था ना, 180 स्टूडेंट्स होते थे, MAMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तो आई वॉज द ओनली वन उसने ज्वाइन नहीं किया था। फिर एयरफोर्स में मैंने, उसके बाद एग्ज़ाम होता है ना, MBBS के बाद भी एग्ज़ाम होता है ना, AMC का होता है, उसमें मेरा इसमें एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर वो भी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बट ये था कि हमारे मन में हमें, क्योंकि मैं जब एम्स में था दिल्ली है ना, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तब मैं ब्रह्मा कुमारी से कॉन्टेक्ट में आया पहली बार। और हम लोग, मैं, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, हमारा बच्चा था 2 साल, पौने 2 साल का था, तभी हम लोग फिल्म देखने जा रहे थे। क्योंकि मैं एम्स के परली तरफ, शायद दिल्ली में जो गए हैं आप लोग, दिल्ली देखिए आपने, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स था परली तरफ। जब एशियाड गेम्स हो 1982 में, तो एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स बना था एम्स के परली तरफ, दैट साइड। तो हाँ, खेल गाँव जैसे कहते हैं ना, तो वहीं पे हम रहते थे, हमें वहीं पे क्वार्टर मिला हुआ था। वहाँ एम्स की एक कॉलोनी थी, उसमें हम रहते थे। और फिर हम क्रॉस करके, साउथ एक्स क्रॉस करके एम्स में आते थे। और एम्स के परली तरफ एक सिनेमा था, उपहार सिनेमा, जो बाद में जल गया, पता है आपको, अंसल्स का था, जल, काफ़ी बड़ा केस हुआ था ना, तो वो जल गया। तो उसमें एक नगीना नाम की फ़िल्म लगी हुई थी, है ना, नगीना। तो मेरे को उसका मैनेजर जानता था, हॉस्पिटल में आया और मुझे टिकट दे के गया, 2 टिकट दे के गया कि डॉक्टर साहब आप आइए, टिकट फिल्म देखिए। तो हमने प्लान किया, सैटरडे इवनिंग में हमने प्लान की वो सिनेमा देखने जाएंगे। स्कूटर पे जा रहे थे, तो हमारे पीछे हमारी वाइफ बैठी थी और बेटा हमारा स्कूटर पे आगे खड़े थे, बच्चे खड़े हो जाते हैं आगे। तो हमारी वाइफ ने पीछे देखा, वो एक हाईवे उसी रोड पर, साउथ एक्स के रोड पे एक सेंटर था, ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर, उस पर लिखा था गेटवे टू हेवन, उस सेंटर पे बाहर लिखा हुआ था। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि नहीं कि आप ये देखो गेटवे टू हेवन लिखा है, स्वर्ग में जाने का रास्ता, और आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो,
गेटवे टू हेल में लेके जा रहे हो ना, है ना। नरक अंधेरा होता है, फिर बच्चा जाके अंधेरे में रोना शुरू करता है, तो उसको बच्चे को फिर लेके बाहर ही खड़ा होना पड़ता है ना। रोएगा तो अंदर थोड़े बैठ सकते हैं। तो मुझे उधर नहीं जाना है, हमें तो इधर जाना है। तो तब हम अंदर गए, हम सिनेमा हॉल में नहीं गए, बहुत रेयरली हमें मौका मिलता था, क्योंकि हम सुबह 7 बजे जाता था हॉस्पिटल, रात को 2 बजे घर आता था। इट वॉज़ वेरी 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 बिजी। वहाँ पर हम लोग एम्स में बहुत बिजी रहते थे, रिसर्च भी कर रहे थे, रिसर्च वर्क में भी काफ़ी टाइम देना पड़ता था। तो रात को 2 बजे आते थे, वापस 2 बजे सोते थे, और फिर वापस 6 बजे उठे और स्नान करके वापस हॉस्पिटल, 7 बजे फिर वापस। तो मतलब टाइम नहीं जरा भी होता था। उस दिन सैटरडे हाफ डे था, सेकंड सैटरडे हाफ डे होता था। तो फिर हम वहाँ गए, और उस दिन तब से हम अंदर ही हैं। देखिए, हमारा पास 2 बातें हैं, मतलब दो तरह से मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बताऊँ। एक स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू चेंज। कोई भी हमारे जीवन में चेंज तो रोज होता है। लॉ ऑफ लाइफ क्या है? चेंज, परिवर्तन। हर समय परिवर्तन हो रहा है, शरीर में ही परिवर्तन हो रहा है, परिवार में परिवर्तन हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, नहीं होता है? हमारा मूड कितनी बार परिवर्तन होता है दिन में? नहीं। सिचुएशंस कितनी बार परिवर्तन होती हैं? अगर हम रिएक्शन करते हैं ना उसको, तो प्रॉब्लम, तो स्ट्रेस होती है, तनाव होता है। राइट? ये हायर ब्रेन के पास, हमारे पास, इंसान के पास ही सिर्फ हायर ब्रेन है, पशुओं के पास नहीं है। पशुओं के आंखों से ही सिर पीछे ऐसे होता है, हमारा सिर आगे ऐसे है ना, ये डेवलप है ना, ये उनका पीछे ऐसे सिर होता है, पीछे ऐसे ऐसे आंखों से पीछे जाते हैं। देखा ना, किसी प्राणी का देख लो, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, यहीं से ऐसे जाता है पीछे, आँख से ही। ये हिस्सा नहीं होता उनका, तो ये हिस्सा उनके पास होता ही नहीं। तो इसको हम हायर ब्रेन कहते हैं, जिसमें हमारे पास 5 तरह की पावर है। 5 तरह की पावर है। कौन कौन सी पावर है? पहली तो IQ है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसको हम एनालिसिस कहते हैं, पावर ऑफ एनालिसिस। कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास सामने आती है, समस्या, चैलेंज है ना, लाइफ में रोज चैलेंज आते हैं। एट एवरी स्टेप यू फेस चैलेंजेस, इजंट इट? तो हर स्टेप पे चैलेंज फेस करते हो, तो आपके पास पावर ऑफ एनालिसिस है। आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो, जमा, घटा, गुणा, भाग, जो भी मतलब करना है, कि वो मेरी सिचुएशन कैसी है, उसका रियल कॉज क्या है, एंड उसको एनालाइज करके देन इट कैन टेक ए प्रॉपर एक्शन। राइट? जानवर कर सकता है, कोई भी प्राणी कर सकता है, शेर कर सकता है, शेर कर सकता है एनालाइज, बंदर कर सकता है, एनालाइज नहीं कर सकता है वो सिर्फ उसने जो सीखा है ना, उसके पास इंटेलेक्ट नहीं है, उसके पास क्या है? मन है और हैबिट है। जो चीज़ बार बार करता है ना, उसकी हैबिट बन जाती है, उसके पास बुद्धि नहीं है। जानवर को इंस्टेंट डिसीजन ही ले सकता है, कोई भी जानवर, हम ले सकते हैं। हमारे पास IQ है, उसके अनुसार वी कैन एनालाइज द सिचुएशन। राइट? इसको मैं एशिया कहता हूँ। एशिया मीन्स फर्स्ट पावर इज पावर ऑफ एनालिसिस, उसको हम इंग्लिश में IQ कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं। दूसरी पावर है S, द सेकेंड, एशिया ना, S मीन्स सिंथेसिस। उस पावर को फिर हम सिंथेसाइज करके, एनालाइज मैंने कर लिया, नाउ आई सिंथेसाइज विद माई फैमिली और पीपल whom आई एम कनेक्टेड इमोशनली। आप अपने परिवार से इमोशनली कनेक्टेड होते हो, जहाँ कार्य करते हो वहाँ से भी इमोशनली कनेक्टेड होते हो, नहीं? वहाँ भी एक परिवार ही है ना, जहाँ कार्य करो वो भी एक परिवार है, वो वर्किंग फैमिली है, और आपके घर में आपकी अपनी होम फैमिली है, तो वहाँ भी तो आप कनेक्टेड हो ना। आपका बॉस है, आपके साथी हैं, वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपना देखते हो हमेशा कि ये मेरे घर वाले और जहाँ मैं काम करता हूँ, ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, मैंने जो एनालाइज किया, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम। ये कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है, और तो कोई नहीं कर सकता है। तो हमेशा कोई भी काम कर, एक्शन करने से पहले क्या करना है आपको? एशिया लगाना है ना? अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो तो पहले एशिया लगाना है। तो पहले एनालाइज करो, IQ यूज़ करो, फिर EQ यूज़ करो, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करो। उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। राइट?
यस। और फिर तीसरी चीज़ जो आपको यूज़ करनी है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैंने एनालाइज किया IQ से, ये हमने जो करने जा रहे हैं, इससे सारे विश्व पे क्या असर होगा, या जिस समाज में मैं रहता हूँ, उसको सोशल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जिस समाज में मैं रहता हूँ उन पे क्या असर होगा, राइट। कई बार हम अपने लिए मेरा फ़ायदा है, ओके फाइन, मेरी फैमिली का भी फ़ायदा है, किंतु समाज का, मैं स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, मेरा भी फ़ायदा है, मेरे परिवार को भी फ़ायदा है, किंतु समाज को क्या होगा। मैंने कोई ऐसी दवाई बनानी शुरू कर दी जो थोड़ी नकली है, पैसा ज़्यादा कमाई है ना, किंतु मेरे परिवार को भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है, किंतु समाज को, सारी ह्यूमैनिटी को नुकसान है। नहीं, तो हमेशा इंसान के पास वो पावर है IQ, EQ, SQ, और चौथी IQ है HQ, हैप्पीनेस कोशेंट। मैं भी खुश हो गया, मतलब मेरा भी काम चल गया, परिवार भी ठीक है, दुनिया भी ठीक है, किंतु मेरी खुशी कहाँ गई। कई बार हम इतना काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, डॉक्टर स्पेशली जैसे होते हैं, हम लोग सुबह से काम करना शुरू करते हैं, कई बार लंच भी नहीं मिलेगा, डिनर भी मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना, रात को भी लगे रहेंगे, और घर वाले भी ऊपर से फिर ताने देंगे, है ना। घर वाले क्या कहेंगे, तुम्हें टाइम ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं देते हो, बच्चे बोलेंगे तुम्हें टाइम नहीं देते हो, वाइफ बोलेगी तुम हमें टाइम नहीं देते हो, है ना। तो मेरी खुशी क्या, एम आई हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, चौथी क्यू, है ना। और फिर एक लास्ट में एक और क्यू है, वो क्या है, AQ, एडवर्सिटी कोशेंट। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई भी आपके साथ ना हो, काफ़ी सिचुएशन ऐसी भी होती है, पता है आपको, कभी ऐसी सिचुएशन आती जीवन में, नहीं आती है, नहीं आती। कोविड में क्या हुआ था, कोविड हो गया, अभी आपका वाइफ भी आपके पास नहीं आएगी, आपका बच्चा भी पास में नहीं आएगा, माता पिता भी पास में नहीं, कोई नहीं आएगा, डॉक्टर भी दूर से ही देख लेगा, है ना, नर्स भी दूर से ही दे देगी, है ना, पास में, और मर भी गए तो दूर से मतलब कर देंगे ना, कोई पास में नहीं आएगा। तो वहां से निकला AQ, निकला ना वहां से, मतलब सारी दुनिया जब आपके साथ में, कोई ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में, बहुत सी, खाली कोविड नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप हैं, और अगर आपके अंदर विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भगवान आपके साथ है। जैसे गीता में दिखाते हैं ना, आप हैं और आपके साथ श्री कृष्ण है, भगवान। तो जब आपके पास ऐसा है, अगर उस पर आप विजय पा लें तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। AQ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और AQ हम सीखते हैं यहाँ पर, है ना, कि सारा संसार एक तरफ होता है। यूजुअली आप देखो तो दुनिया में सच्चा प्यार किसी को किसी से होता नहीं है। अभी आप यंग हो, अभी नहीं पता लगेगा, थोड़े दिन बाद पता लग जाएगा, है ना, थोड़े दिन के बाद आपको शायद रियलाइज हो जाएगा, कोई किसी का नहीं होता है ना, सब स्वार्थी होते हैं, है ना। तो लाइफ में मतलब AQ भी चाहिए, है ना। जैसे महात्मा गांधी बताया ना कि AQ, है ना, एडवर्सिटी, मतलब चारों तरफ से एडवर्सिटी है, कोई भी आपको लाइक नहीं कर रहा है, कोई भी आपके साथ नहीं है, तो फिर आपको परमात्मा की जब मदद मिल जाती है ना, परमात्मा को आप यूज़ करना सीख जाते हो ना, तो फिर आपके जैसा कोई नहीं है। फिर वो उसके बाद HQ भी रहती है, SQ भी रहती है, और EQ भी रहती है, और IQ भी रहती है, राइट। आज लोग इंटेलिजेंट तो बन गए, पर सेंसिबल बने हैं क्या, सेंसिबल बने। हाँ? हमको इंटेलिजेंट लोग चाहिए, सेंसिबल लोग चाहिए। हाँ? इसलिए आजकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, IQ वाले लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, कौन से लोग पसंद करते हैं, सेंसिबल। बेशक IQ थोड़ा कम भी हो चलेगा, क्योंकि कोई भी काम अकेला आदमी नहीं कर सकता है, कर सकता है। आप तो कोस्ट गार्ड में ना अकेले कुछ कर सकते हो क्या, ऐसे टीम करते हो ना, टीम एफर्ट चाहिए ना, तो वो हमें देखना चाहिए। तो हमारा ये जो सिस्टम है ना, 5 क्यूज है ना, और हमारा जो लोअर ब्रेन है ना, लोअर ब्रेन क्या करता है, रिएक्शन करता है। लोअर ब्रेन एनिमल्स में डोमिनेंट होता है,
लोअर ब्रेन में रिएक्शन क्या होती है, हमने देखा, हमारे साथ हुआ, हमने वैसे वापस कर दिया। और जो 5 रिएक्शंस कौन सी, बहुत जो पांच रिएक्शंस हैं कॉमन, ये तो 5 है, ये वाली बातें होगी ना हायर ब्रेन की फंक्शंस, IQ, EQ, SQ और HQ और AQ। ये हमारे इंसानों की निशानी है, विशेषता है, और हमको यूज़ करनी चाहिए। फिर भी हम में से 99.99% लोग यूज़ नहीं करते। सारी स्ट्रेस वहीं से आती है, सारी टेंशन वहीं से आती है। अब जो है हमें नीचे वाले जो ब्रेन की, जो नीचे जो ब्रेन जो एनिमल्स में डोमिनेंट है, वो क्या है, रिएक्शन करता है। और रिएक्शंस क्या है, सबसे बड़ी रिएक्शन कौन कौन सी है, 5 रिएक्शन कौन सी है, ये 5 बाइसिस कहलाते हैं ना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट। पहले ये काम इज लस्ट, दूसरी एंगर, तीसरी ग्रीड, फोर्थ अटैचमेंट और फिफ्थ ईगो, एरोगेंस। ये पांचों क्या है, एक्शन है रिएक्शन है, एक्शन है क्या। अगर आप एशिया लगाओ तो चलेगी, एशिया लगाओ तो लस्ट आएगी, एशिया लगाओ तो आपके अंदर एरोगेंस वो आएगी, एंगर आएगा, आएगा एरोगेंस। वो एशिया लगाओ तो आपके अंदर ग्रीड आएगी। अगर एशिया लगाओ तो आपके अंदर अटैचमेंट आएगी, एशिया लगाओ तो आपके अंदर ईगो आएगी, एरोगेंस आएगी, नहीं आएगी ना। तो ये आज प्रीडोमिनेट है समाज में, हर एक के अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एंड दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी। When we become body conscious or role conscious or outer self conscious, material conscious, तो ये these are manifestations of insecurity, पांचों विकार। और पांचों विकार जब 5 विकार, ये देहाभिमान से पैदा होता है, रोल कॉन्शियसनेस से पैदा होता है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, राइट, इससे पैदा होता है, ये पांचों विकार पैदा होते हैं। और इससे इनके दो सिबलिंग्स भी हैं। सिबलिंग्स समझते हैं, बच्चे कौन कौन से हैं। काम विकार के 2 बच्चे कौन से हैं, वो है लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, आलस्य और अलबेलापन। और क्रोध के 2 बच्चे कौन से हैं, बताइए। क्रोध तो सभी करते हो ना, कौन से 2 बच्चे हैं इसके, क्या पैदा होता है। क्रोध करने वाले को उसके 2 हैं, सिनिकल बिहेवियर एंड हॉस्टाइल बिहेवियर। मतलब सिनिकल मीन्स फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, दोष दर्शन। दोष दर्शन समझते हैं, सामने वाले के अंदर आपको सब कमियां दिखाई देती हैं, अवगुण दिखाई देते हैं। देखो, एक लड़का और लड़की होते हैं, शादी के पहले दोनों का प्यार होता है, तो दोनों को क्या दिखाई देता है आपस में एक दूसरे के अंदर, खूबियां, गुण दिखाई देंगे। वो लड़का कहेगा ये लड़की में सारे गुण हैं, बहुत गुण है इसके अंदर, इसके जैसे दूसरी कोई है ही नहीं, भले काली भी हो, है ना। दूसरे लोगों को नापसंद भी करते हो, पर उसको वही अच्छी लगती है। और लड़की को क्या अच्छा लगता है, वही लड़का अच्छा लगता है कि ये लड़का इसके जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, मैं शादी करूँगी, इससे करूँगी तो नहीं करूँगी। तब क्या बोलते हैं, दोनों को क्या बोलते हैं, हंसों का जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा, ऐसे बोलते हैं ना। और अब शादी कर दो दोनों की, 3 महीने बाद क्या पूछो इनसे, क्या हाल है अभी, क्या हो जाता है, कब्बों का जोड़ा। अब 2 देखो, अभी तो पहले क्या था, 2 इंडिविजुअल्स थे ना, 2 इंडिविजुअल थे ना, तो उनका आपस में ऐसा था। दोनों अब क्या बन गए, दोनों सी बन गए। सी समझते हैं, पहले दोनों 0 थे ना, अपने आप में यूनिट थे 2, अब दोनों सी बन गए। अब दोनों सी मिलके 0 बन सकते हैं। 0 इज होल, सी इज होल नहीं है, हाफ है ना, है ना। तो अब क्या बन गए, जब रोल कॉन्शियस बन जाते हैं ना, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो क्या होता है, फिर वाइसेस शुरू हो जाते हैं। काम, उसके पहले कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। अहंकार, ईगो नहीं दिखाते एक दूसरे को। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए, वो कहती मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, है ना। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट हैपेंस, सोल कॉन्शियस और रोल कॉन्शियस में क्या फर्क है ना, राइट। सोल कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस क्या,
स्वर्ग और नरक पता क्या होता है? स्वर्ग और नरक क्या है बताओ? स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? मैं आपसे लेक्चर नहीं दे, क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं आपसे, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू। मैंने कहा मैं लेक्चर लेने लगूंगा तो आप थोड़ी देर बोर हो जाओगे ना, है ना, सुन के। टेक्निकल बातें में कोई समझ, ठीक है, समझोगे नहीं समझोगे, पर ये बातें आपको शायद बुद्धि में बैठ जाएंगी। बताओ स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है? आज दुनिया नरक है, स्वर्ग है? हैं? पर कोई मरता है तो हम ये हमेशा ही बोलते हैं ना, वो स्वर्ग में गया। मैं स्वर्ग में गया, मैंने यहाँ नरक, नरक था तभी तो स्वर्ग में गया। अगर अगर स्वर्ग होता तो हम कहते स्वर्ग में गया, ऐसा थोड़ी ना बोलते, है ना? नहीं, अगर स्वर्ग में से ही उधर जाए तो हम ऐसे क्यों बोलेंगे अभी स्वर्ग में गया? कभी किसी को बोलते थे नरक में गया, मेरे पिताजी नरकवासी हो गए, ऐसे बोलते हैं क्या? स्वर्गवासी, स्वर्ग क्यों बोलते हैं बताओ? नरक की परिभाषा क्या है, स्वर्ग की परिभाषा क्या है? बोलो। सब स्वर्ग में, अभी तो नरक में सब कुछ मिल रहा है, प्लेन की टिकट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, नाम मान शान मिल रही है, गाड़ी मिली है, मोबाइल मिला है, क्या नहीं मिला हुआ? नरक शब्द कहाँ से आया है? बोलो कहाँ से आया? यस, कोई बताए? चलो आप बताओ, पीछे अपने दीपक भाई आप बताओ, चलो नरक शब्द कहाँ से आया? पर शब्द कहाँ से आया? शब्द, शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ? हाँ, ना अरक, ना अरक, अरक मीन्स इसेंस, मतलब जो हम आत्मा है ना, आपने पढ़ा होगा आत्मा का चैप्टर मिला ना, आत्मा के 7 गुण हैं, आत्मा के 7 नेचुरल इनेट एनर्जीज हैं आत्मा के पास। जैसे हम आग की फर्नेस के बजाय ना, फर्नेस के बजाय आग अपने आप गर्मी लगती है ना, और पानी की झील के पास जाए तो ठंडक अपने आप लगती है ना। तो जब हम आत्मा हैं, आत्मा की स्थिति, आत्मा के 7 नेचुरल गुण है, इनेट एनर्जीज है। कौन कौन सी है? पहले तो ये समझ के ट्रूथ, मैं सत्य, कौन, मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई ट्रूथ, आई एम अ सोल, आई एम अ बीइंग, इट्स एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है ना। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, शरीर का जन्म मरण होता है ना। तो मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये सत्य की समझ आई ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ आ गई। तो पहले तो ये इसकी नेचुरल इनेट एनर्जी है। जब हम आत्मा समझते हैं तो मैं उसको APCD कहता हूँ, आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन एंड ड्रामा। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और कनेक्शन मेरा उस सर्व संबंध उसके साथ है। और D फॉर ड्रामा, ड्रामा मीन्स संसार रूपी नाटक में कर्म सत्य है, कर्म का कभी विनाश नहीं होता है। हमने जो कर्म किया वो कभी, वो सदा मेरे पास वापस आएगा, राइट। हमने जो बीज बोया वही हमको काटना पड़ेगा, उसका फल बनेगा, फल जो मिलेगा मुझे काटना, देयर इज नो ऑप्शन, है ना। तो ये 4 सत्य हैं, राइट, ये चारों सत्य हैं। ये समझ हमको, ये पहले इससे हमें क्लियर होना चाहिए। कोई भी कर्म करते हैं उसका फल क्या है, वो कर्म का सत्य, कर्म सत्य है ना। अब इसका फल क्या है कर्म का? कर्म फिलॉसफी क्या कहती है? 100 साल पहले अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिया, आपका फ्रेंड था, और 10 रुपये आप वापस नहीं कर पाए, तो 100 साल के बाद वो ही फ्रेंड आपका क्या बन के आएगा? आपका ये बिजनेस पार्टनर, या आपका बेटा या बेटी बन के आएगा, राइट, या पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, कुछ ना कुछ बन के आएगा, और उसको आपको 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, पक्का। और 100 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा साथ साथ, 10 रुपये का ब्याज भी देना पड़ेगा 100 साल का। 100 साल का ब्याज कितना होता है 10 रुपये का? एनी आइडिया? उसका ब्याज होता है 4,18,35,040 रुपया, 10 रुपये का ब्याज 100 साल का। किसी को आपने पिछले जन्म में 2 गाली दी थी 100 साल पहले, कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा ना। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, फिर भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना, है ना। ऐसे गीत सुना ना आपने, सुना है? तो ये क्या कर्मा फिलॉसफी है?
जिससे 10 रुपये उधार लिया था उसको वापस क्या करना पड़ा, वो बेटा बन के आया, उसको आप पढ़ाएंगे 1 करोड़ MBBS, 2 करोड़ MD, 3 करोड़ हो गया, फिर 1 करोड़ उसकी शादी, 4 करोड़, फिर बेटा क्या बोलेगा, मेरे लिए क्या किया, मेरा जीवन ही खराब कर दिया, नहीं बोलेगा, नहीं बोले। तो ये आप कर्मा फिलॉसफी है ना, जो आपको, आप वो फिर भी कुछ नहीं होगा आपसे। आप बैंक में आपने अगर लोन लिया हो बैंक में, EMI देने जाते हो, आपको मैनेजर थैंक यू बोलता है क्या? EMI आप देके आए तो थैंक यू बोलता है आपको? तो बेटा थैंक यू बोलेगा आपको? नहीं बोलता है। 100 साल पहले आपने किसी को 2 गाली दी थी, इस जन्म में कितनी गाली खाओगे? हाँ, कम से कम 20,000 तो खाओगे ना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह। आपकी गलती नहीं है, फिर भी गाली खा रहे हो। किसी आपने 2 बार इंसल्ट की 100 साल पर, इस जन्म में कितनी इंसल्ट होगी आपकी? 20,000 बार तो होगी कम से कम, नहीं होगी? कई बार हम समझते हैं कि मेरे को ये इंसल्ट क्यों करता है, मेरे को बार बार धोखा क्यों देता है, और फिर भी मैं उसके बाद बार बार जाता हूँ। धोखा खा रहे फिर भी उसके पास जाते हैं। ये गाली मेरे को रोज देता है, फिर भी मैं उसके बाद रोज जाना पड़ता है, क्यों जा रहे हैं? ये कर्मा फिलॉसफी है, राइट। और राजयोग क्यों करते हैं? राजयोग मेडिटेशन क्या चीज है वो बताता हूं। राजयोग मेडिटेशन क्यों करते हो, क्यों करते हो बताओ? राजयोग, अगर सही विधि से राजयोग मेडिटेशन करो तो क्या होगा? 10 रुपये तो हिसाब है, 2 गाली तो हिसाब है, कि तो बाकी क्या किताब है, किताब फोटी होती है, हिसाब एक पन्ने पे आ जाता है, राइट। 10 रुपये वापस करना बहुत सहज है, कि तो जो 4 करोड़ देना मुश्किल है, 20,000 गाली खाना मुश्किल है, 20,000 बाद धोखा खाना मुश्किल है, नहीं? तो ये राजयोग से क्या फायदा होता है? कर्म तो उतना ही रहता है, कि तो जो ब्याज है ना, किताब है ना, वो माफ हो जाती है। इसको बोलते हैं पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, राइट। अगर आप सही विधि से राजयोग मेडिटेशन करते हो तो क्या होता है? आपका 4 करोड़ कितना, 18,35,040 रुपये माफ हो जाता है। 10 रुपये देना पड़ता है। आधा करते हो तो 2 करोड़ 9 लाख माफ हो जाता है। चौथा 75% करते हो तो 1 करोड़ फिर भी देना पड़ता है, 4.5 लाख फिर भी देना पड़ता है, ठीक है? क्या समझे? 20,000 गाली के भी 10,000 गाली हो सकती है, 5,000 हो सकती है, पूरी माफ नहीं होंगी। कि तो 100% करोगे तो पूरी माफ हो जाएगी, ठीक है? पर जो सत्य है वो तो करना ही, परम सत्य है वो तो होगा ही होगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये राजयोग का मेडिटेशन अब क्या है? राजयोग मेडिटेशन, राजयोग मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन, योग मीन्स कनेक्शन, मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन, राइट? कनेक्शन विद व्हाट? किससे कनेक्शन? कनेक्शन परमात्मा, कनेक्शन विद द ट्रूथ। सत्य से जुड़ना ही मेडिटेशन है, सत्य से जुड़ना ही योग है, राइट? यस। सत्य क्या है हमारा? हमारा सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य एक तो एटर्नल होता है, एटर्नल, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, शाश्वत होता है, हमेशा होता है, अविनाशी होता है। दूसरी सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य अनचेंजेबल होता है ना? इट इज बियॉन्ड एनी चेंज, हमेशा एक जैसा रहता है। अब बताइए, अब आपका सत्य क्या है? मेरा सत्य क्या है? शरीर हमने अपने आप को देखा बचपन से, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को शरीर के रूप में देखा, तो हम बॉडी को ही सब कुछ समझते हैं, नहीं? तो क्या बॉडी सत्य है? 5वें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कहते हैं शरीर, बच्चे में जान है, बंद हो जाए तो उसकी मूवमेंट खत्म हो जाए तो। और जिस दिन आत्मा निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं? डेड बॉडी कहते हैं ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक सितारा है जो यहाँ टिमटिमा रहा है, जब तक टिमटिमा रहा है सब कुछ चल रहा है, निकल गया दिखाई भी नहीं देता है, कुछ भी काम नहीं होता है। फिर अप अबाउ द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड अबाउ द स्काई, इन द स्काई नहीं, अबाउ द स्काई।
एक सितारा और है जो ऊपर है, सूरज चांद तारों के ऊपर आसमान के परितर्फ है, वो कैसा है? वो कैसा है? वो एवर शाइनिंग है। ये टिमटिमा रहा है, इसकी लाइट कम ज्यादा होती है, वो एवर शाइनिंग है। वो कौन है? गॉड है। तो ये जो है हमें समझना है कि जो आत्मा है वो एटर्नल है, रोल एटर्नल है। हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर, आप कोस्ट गार्ड बन गए, आप पिता हैं, पति हैं, कोई पत्नी है किसी की, कोई अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग रोल। एक दिन में कितने रोल बदलते हैं? कितने रोल बदलते हैं? हाँ, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में हूँ, घर में पिता भी हूँ, पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, नहीं? तो रोल कितने बदल गए एक दिन में? बहुत सारे रोल बदल गए। तो क्या मैं रोल हूँ? पर हम क्या समझते हैं? डॉक्टर कितनी उम्र में, कोई डॉक्टर पैदा होता है क्या? कभी पति पैदा होता है क्या? पत्नी पैदा होती है? पिता पैदा होता है? माँ पैदा होती है क्या? वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। और हम रोल कॉन्शियस कितने हो जाते हैं? नहीं होते। रोल से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए हमें क्या बनना है? आत्मा जो है सत्य है। तो चलते फिरते उठते बैठते ये समझते, ये रियलाइज करते रहना, सच्चे दिल से महसूस करते रहना, मैं आत्मा हूं। ये राजयोग है। यही राजयोग का पहला लेसन है, ये आखिरी लेसन है। राज शब्द क्यों कहा? राज शब्द इसलिए कहा कि एक बार अपने को आत्मा समझ गए, समझ लिया, तो आप राजा बन गए। क्या बन गए? राजा। किसके राजा बन गए? मन के राजा बन गए। किसके? क्योंकि मन सबसे मन क्या सबसे चंचल कौन सी चीज है? इसे घोड़ा कहा गया ना उसको। तो मन कंट्रोल में नहीं आता है। मन बुद्धि के राजा बन गए, अपने संस्कार मन, अपनी हैबिट्स के राजा बन गए। 3 सूक्ष्म शक्ति है ना आत्मा की, मन बुद्धि, तीनों के राजा बन गए। आंख के राजा बन गए, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। अगर मेरे काम की चीजें वो देखते भी नहीं देखना है ना। किसके और किसके राजा बन गए? कान के राजा बन, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना। बोलने के राजा बन, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके भी राजा बन गए नहीं बन गए। अपने हार्ट के भी राजा बन गए, अपने लीवर के भी, पेट के भी राजा बन गए, लंग्स के भी राजा बन गए, अपनी हड्डियों के भी राजा बन गए, है ना। अदरवाइज इससे राजा। दूसरा प्लस, राज में सीक्रेट। आप सीक्रेट समझ गए कि मुझे हार्ट की बीमारी क्यों आई, क्यों आई? क्योंकि मेरे हार्ट को क्या चाहिए था? प्रेम, सच्चा प्रेम। हार्ट के एक 7 एनर्जी बॉडी के हर अंग को चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी विशेष है। ब्रेन को ज्ञान चाहिए, आंखों को पवित्रता चाहिए, कान को पवित्रता, नाक को पवित्रता, मुख को पवित्रता, इम्यून सिस्टम पवित्रता, लंग्स को शांति चाहिए, हार्ट को सच्चा प्रेम चाहिए, सत्यम निस्वार्थ प्रेम चाहिए, पेट को खुशी चाहिए, हार्मोन्स को आनंद चाहिए, थायराइड को, पैराथायराइड को, यहाँ पर पेनक्रियास को, एड्रिनल ग्लैंड को, मेल फीमेल ग्लैंड को आनंद चाहिए, हड्डियों को शक्तियाँ चाहिए। 8 पावर्स है ना आत्मा की। क्या मैं दे रहा हूँ हार्ट को? मैंने प्यार, प्यार की परिभाषा क्या है बताओ? प्यार की परिभाषा क्या है? एनीवन? शांति की परिभाषा क्या है? बोलो। ओम शांति कहते हैं ना। आत्मा को शांति मिल गई मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। 90% हमारे थॉट्स कहां से आते हैं? पास्ट के साइकोलॉजिकल इमोशन हर्ट से आते हैं। 90% का टाइम हमारा कहां रहता है? बचपन में उसने मेरे को ये बोला था, ये रहा था। अंदर इंप्रेशंस होते हैं हमारे, पुरानी पुरानी मेमोरीज होती हैं। उसी से, उसी मेमोरीज के रंग से हम वर्तमान को देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में रहती है ना, उससे हमें तो 90% थॉट तो वहां से आ रहे हैं। वो वर्तमान को क्राउड करते हैं। भविष्य की इनसिक्योरिटीज वो भी वर्तमान को क्राउड करती हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा, 95% थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? वर्तमान को क्राउड कर रहे हैं। इसलिए हम अशांत हैं। थॉट स्पीड बहुत फास्ट है, 30 to 40 थॉट्स इन ए मिनट। इसको शांति कहते हैं। और शांति जब अपने को आत्मा समझते हैं, मैं आपको भी आत्मा समझता हूँ, अपनी पत्नी को भी, अपने बेटे को भी आत्मा समझता हूँ, बॉस को भी आत्मा समझता हूँ, कुलीग को भी आत्मा समझता हूँ, तो हम एक परमात्मा पिता की संतान है। और हम सब आत्माएं अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब के साथ, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक दूसरे का साथ पार्ट बजा रहे हैं। कोई मेरी पत्नी क्यों बनी? पड़ोस में लड़की रहती, उससे शादी क्यों नहीं हुई मेरी? वही मुझे पसंद करती, मैं भी उसको पसंद करता था, उससे शादी क्यों नहीं हुई? 100 किलोमीटर दूर एक लड़की रहती थी, उससे मेरी शादी हुई,
क्यों? उसके साथ हिसाब किताब है 10 रुपए वाला, 2 गाली वाला, नहीं सुना, 2 बार इंसल्ट करने वाला, वो आपकी इंसल्ट कर सकती है ना, ठीक है, क्योंकि वो साथ वाली नहीं करे, क्योंकि उसके हिसाब किताब ही नहीं था आपका। सुना? कौन है? शादी किससे हुई है आपकी? जिससे हिसाब किताब है। ये बस समझो कि वो कोई आपके सुख के लिए है, सुख के लिए है ना, है ना, कर्मों का हिसाब किताब इसलिए साथ एक साथ इकट्ठे, पर है आत्मा, वो भी आत्मा है। और कोई बुरी बात नहीं करे, कोई गाली दे रहा है आपको, बुरी बात कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, कोई बुरी बात कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, बुरी बात कर रहा है, जो आपने दिया वो वापस दे रहा है ब्याज के साथ, तो यू शुड बी थैंकफुल। नहीं, क्या समझे? हम रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए बीमार होते हैं। पर देते टाइम तो प्रॉब्लम नहीं हुई, अब लोन लेते टाइम प्रॉब्लम नहीं, अब दे रहे हो ब्याज के साथ तो प्रॉब्लम हो रही है, रो रहे हो तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? मुझे बताओ। बीमारियां इसलिए तो आती हैं, टेंशन इसी कारण तो होती है। ये राज समझ गए, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। हम टेंशन में नहीं आते, कोई गाली देता बहुत अच्छा बड़े और दो भैया और दो, मजा आ रहा है ना। हम अपने को आत्मा से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हम रिएक्शन ही नहीं कर रहे, करो करो कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, बस बुरा हो गया, अरे हम उसको बोलेंगे तो और ही शुरू हो जाएंगे, नहीं हम चुपचाप अंदर, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात, ठीक है, थैंक यू, अंदर से बहुत थैंक यू, ऊपर से नहीं बोलते, सहन करके संभाल लेते हैं। और हम उनकी अच्छाइयों को देखते हैं। पहले हम बगुले थे, शादी होगी ना, बगले थे, एक दूसरे की बुराई देखते थे, अभी क्या है, वापस हंस बन गए, है ना। आत्मा समझते तो हंस बन जाते हैं, और जहां बॉडी कॉन्शियस बने, रोल कॉन्शियस बने, बगले बन जाते हैं। बगला पता क्या, कीड़े, उसके सामने बहुत सारे मोती पड़े हो ना, 2 कीड़े पड़े होते हैं ना, वो दूसरे कीड़े दिखाई देते हैं। और हंस के सामने 100 कीड़े पड़े हो ना, और बीच में 2 मोती पड़े हो ना, उसका मोती दिखाई देते हैं। तो जब जैसे अपने को आत्मा समझते हो, आप हंस बन जाते हो, तो सामने वाले की बुराई नजर आनी बंद हो जाती है। चाहे बॉस हो, चाहे बीबी हो, कोई भी हो, है ना, पड़ोसी हो, दोस्त हो, उसकी अच्छाई दिखाई देनी शुरू होती है। आप क्या करते हो, उससे मिलते हो ना, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छी है, कि यार मेरे अंदर तो बहुत खराबी है, सभी गाली देते हैं, ये अच्छा बोल रहा है ना। तो क्या कहता है वो, आपका अच्छा दोस्त बनेगा नहीं बनेगा? आउट ऑफ 100 पीपल क्या करेगा, कहते एक ही तो मेरे को समझा है सारी दुनिया में, समझ रहे? तो ये हंस बुद्धि बन गई, ये फर्क पड़ता है, राइट। तो ये हमारे अंदर क्वालिटी चेंज आ जाती है ना। तो क्योंकि राज समझ गए, हम कर्मों का राज समझ गए। तो राजयोग से क्या हुआ हमारे अंदर? राजयोग से हमारे अंदर ये राज जान गए, हम कभी नाराज नहीं होते हैं। कोई कितना भी हमसे दुख दे दे, कोई परेशान दे, हम नाराज नहीं होते हैं, किसी से भी नाराज नहीं होते। धोखा देने वाले से भी नहीं, गाली देने वाले से, इंसल्ट करने वाले से, पैसा हमारा लूट ले, हमारा प्लॉट काबू कर ले, कोई बात नहीं, कर ले, हर जानी। मैंने लिया हुआ था 50 लाख, निकल गया, कोई बात नहीं, है ना। कोर्ट में जाऊंगा तो 50 लाख खर्च हो जाएगा, सुना। और आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ जाती है, आपके आसपास इतना, जितना योग करोगे ना, उतनी पावर, ऑरा बढ़ जाता है, आभा मंडल बढ़ जाता है। आभा मंडल क्या है? शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी आपके आसपास जमा हो जाती है। एक आपके आसपास एक कवच बन, इसे शील्ड, किरण के बाद दिखाते हैं दिव्य कवच, दिव्य कुंडल, है ना, दिखाते हैं ना। तो दिव्य कवच, दिव्य कुंडल, सूरज से मिले थे कहते हैं उसको। तो दिव्य कवच क्या? ये दिव्य कवच है। सामने वाला गाली दे रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका वो आज तक रेडियो है, आज तक टीवी है, मेरा पीस ऑफ माइंड चल रहा है ना, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है। आपको लग रहा है ये बहुत मेरी महिमा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बोलो, वो वरना उसकी बात यहाँ तक आएगी, यहाँ के बाद आगे नहीं जाएगी, उसके मेरे अंदर नहीं जाएगी, मेरे पर असर नहीं पड़ेगा, समझ रहे। और दिव्य कुंडल माना, कान भी दिव्य कुंडल माना, उसके अंदर खराब बात जाती ही नहीं है। कुंडल माना कान माना कोई चीज खराब जाएगी नहीं। तो ये राजयोग मेडिटेशन का फायदा होगा। तो राजयोग मीन्स कनेक्शन विद द ट्रूथ, है ना। जब अपने सत्य से जुड़ गए तो परम सत्य से अपने आप जुड़ जाते हो। उसकी करंट यहाँ तक आई हुई है, जैसे धूप निकली हुई है, आप यहाँ कमरे में बैठे हो एसी में, तो आपको गर्मी लग रही है क्या? धूप लग रही है? नहीं। कि तुम बाहर जाओ तो तुरंत धूप लगेगी। तो सेम वे
जब हम इस देह अभिमान बैठे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, फला हूँ फला, तो आपको, आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। परमात्मा करंट तो आपके यहाँ तक आया हुआ है। आप इस देह अभिमान से बाहर आओ, एकदम करंट आनी शुरू हो जाएगी, एकदम करंट आएगी। ठीक है, आप रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस से बाहर आओ, करंट आ जाएगी। और एक याद रखो लास्ट में, लोग खुश करने जाओ, लोग कोई खुश नहीं होगा। बीबी खुश करोगे तो बच्चा नाराज हो जाएगा, या बच्चे को करोगे, माँ को नाराज, माँ को खुश करोगे, बीबी नाराज हो जाएगी, बीबी को खुश करोगे, माँ नाराज हो जाएगी। ठीक है, होता नहीं होता? सबको अनुभव होगा थोड़ा थोड़ा, होता नहीं होता? इस दोस्त को खुश करो, वो दोस्त नाराज हो जाएगा, इसको खुश करोगे, बॉस नाराज हो जाएगा ना। तो कभी कोई खुश नहीं होता, सारे सबको खुश कर ही नहीं सकते हो। हाँ, क्या कर सकते हो? ये हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कनेक्शन। एक वर्टिकल कनेक्शन ठीक कर लो, वर्टिकल है ना, परमात्मा पावर हाउस है ना, उससे अपना कनेक्शन जोड़ लो, तो आपके पास सातों एनर्जी, ज्ञान भी आ जाएगा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ आ जाएंगी। फिर आपके पास जो भी आपके संबंध है, बीबी हो, बच्चा हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, बॉस हो, नीचे सबऑर्डिनेट हो, सब खुश हो जाएंगे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, बीबी को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, बॉस को क्या चाहिए? हम जो कहें हाँ जी करता रहे। हम कुछ मांगे, हाँ जी करता रहे। हम गलत करें तो भी शांत रहे। हम कुछ उल्टा सीधा बोले तो भी मुस्कुराता रहे। यही तो चाहते हैं लोग, नहीं चाहते? ये नहीं चाहते। और क्या चाहते हैं? मैं कैसे मुस्कुराऊं, कैसे पावर ऊपर से आएगी तो मैं मुस्कुराता हूँ, नहीं रहूँगा। हाँ जी करता रहूँगा ना, क्योंकि मेरे ऊपर से करंट आ रही है, तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। और एक लास्ट में एक शब्द और, इंचार्ज। इंचार्ज शब्द का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंचार्ज? यस, जो जिम्मेवार है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं ना। बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि, यहाँ फोटो नहीं है उनकी, मैं उनका पर्सनल फिजिशियन रहा बहुत दिन। तो दादी जी मुझे सुबह सुबह रोज़ मिलना होता था, रोज़ उनके पास जाना ही होता था। तो एक दादी कभी अकेली होती, मुझसे पूछती थी कुछ, कई बार ऐसे मुझे जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेरे को, ताकि मेरा थॉट प्रोसेस चले। दादी कहती, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? दादी जो HOD होता है ना, डिपार्टमेंट का हेड, हमारे यहाँ शांतिवन में 50 डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसको इंचार्ज कहते हैं। दादी कहते वो इंचार्ज नहीं, दादी का मतलब, उसका मतलब इंचार्ज में ना, जो इन रह के, अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे, निरंतर चार्ज करता रहे, उसको कहते हैं इंचार्ज। अपने आप को ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद से, शक्तियों से भरपूर करता रहे। और जो भी उसके डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो भी उसके साथ लोग रहते हैं, उनको शांति, प्यार, खुशी बांटता रहे, उसको बोलते हैं इंचार्ज। जो आंख दिखाता है, गुस्सा करता है, वो कौन है? आउटचार्ज। ठीक है, तो क्या बनना है आपको? इंचार्ज क्या आउटचार्ज? अपने घर के तो इंचार्ज हो ना, नहीं चलो बाहर डिपार्टमेंट को छोड़ दो, है ना। तो घर में भी क्या है, जो भी कुछ कहे, क्या करो? पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद बांटते रहो, है ना। आठों शक्तियाँ सहन करते रहो, समाते रहो, सामना करते रहो, फिर भी उनको मदद करते रहो। सामने वाला गाली दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, दे लो, कुछ इंसल्ट कर रहा, कर लो, फिर भी उनकी मदद करते रहो, सहयोग में ना, सहयोग करते रहो, राइट। तो क्या होगा? कभी तनाव आएगा, टेंशन होगी, तो क्या बनना है? इंचार्ज कैसे बनोगे? राजयोग मेडिटेशन से। और जितना नाराज कभी नहीं होगे, नाराज, क्योंकि आप राज को जानते हो। किसको? 10 रुपए का हिसाब 2 गाली का हिसाब, 2 बार धोखा देने का हिसाब, 2 बार इंसल्ट करने का हिसाब, जानते हो ना। और परेशान का मतलब क्या होता है? जो अपनी शान से परे चला जाए। परेशान, मैं आत्मा हूँ, इटर्नल हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, सर्व संबंधों से मेरे साथ, हर समय हर समय मेरे साथ है। तो शान से परे कभी नहीं होगे। जो परेशान होते हैं, शान से परे होते हैं, तो उनको, जो परेशान है बेचारे, परेशान को देख के आप परेशान मत हो जाओ, अपने शान में स्थित रहो, उनको भी परेशान से शान में ले आओ। ठीक है, राइट।